हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, क्यों हम लोग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं और कब हम लोग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के टाइम पे आप लोगों को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को इंटरप्रेट करना चाहिए। और अगर आप लोग एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के पढ़ा जाए या ऑनलाइन पोर्टल से कैसे आप लोग एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं और उसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ओनली बात करेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में, जो बैलेंस शीट का ही एक टर्म है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है। कंपनीज का ऐसा कोई अनसर्टेनिटीज जिससे कंपनी को फ्यूचर में कोई लॉसेस होने वाला है और जिसका चांसेस 50% से ज्यादा है कि कंपनी को लॉस होगा ही होगा और उसका अमाउंट कंपनी एस्टिमेट कर सकता है, उसे कंपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर करेगा या उस अमाउंट को कंपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर कर सकता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का कुछ एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल सेट किया है आप लोगों के लिए, जो तीनों बताएगा कौन से केस में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और कौन से केस में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होता है। फर्स्ट है ब्रांड लोगो पेटेंट लॉसूट का केस, सेकंड है मेंटली हैरेसमेंट का केस, थर्ड है कार एक्सीडेंट का एक क्लेम। तो फर्स्ट है कंपनी ब्रांड लोगो लॉसूट। मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर एक केस किया है कि कंपनी ए का कोई ब्रांड का लोगो है जो बी कंपनी सेम तरीके से यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ए कंपनी ने बी कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपीस का केस किया है और अगर बी कंपनी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 50% से ज्यादा चांसेस है कि बी कंपनी ए कंपनी से हार जाए, तो यहाँ पे बी कंपनी एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्रिएट करेगा 1 लाख रुपीस का, क्योंकि बी कंपनी का हारने का चांसेस ज्यादा है और नियर फ्यूचर में कंपनी को 1 लाख का लॉसेस होने वाला है। तो यहाँ पे बी कंपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्रिएट करेगा 1 लाख का, और वो 1 लाख कहां से आएगा? करंट ईयर का जो इनकम स्टेटमेंट है वहां पे लीगल एक्सपेंसेस करके लिखा हुआ होगा 1 लाख रुपीस, वहां से कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट ब्रांड लोगो पेटेंट लॉसूट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का जो 2 कंडीशन है वो मीट कर रहा है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा और जो अमाउंट है वो एस्टिमेटेड होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का लॉसूट का जो केस है वो 1 लाख रुपीस है और ये एस्टिमेटेड है, यानी फ्यूचर में अगर कंपनी को अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीस लॉस होगा। तो इसलिए इस अमाउंट को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड है मेंटली हैरेसमेंट का केस। मान लीजिए कंपनी एबीसी के अंदर कोई एक एम्प्लॉय काम करता है, कंपनी ने उस एम्प्लॉय के ऊपर मेंटली हैरेसमेंट किया है और उस एम्प्लॉय ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया है कि कंपनी ने उसके ऊपर मेंटली हैरेसमेंट किया है और क्लेम के दौरान उस एम्प्लॉय ने कोई स्पेसिफिक अमाउंट क्लेम नहीं किया है। तो इस केस में कंपनी इसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर कर सकता है, मगर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता है, यानी कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट से माइनस नहीं करेगा, क्योंकि ये अमाउंट एस्टिमेटेड नहीं है। मगर कंपनी जानता है कि कंपनी को फ्यूचर में एक लॉसेस होने वाला है, अगर कंपनी का चांसेस है 50% से ज्यादा के कंपनी हार जाए और वो एम्प्लॉय जीत जाए तो कंपनी इस केस में क्या करेगा? अपने एनुअल रिपोर्ट के नोट्स में कंपनी लिख देगा कि कंपनी के ऊपर ऐसा कोई एक केस चल रहा है जिसके वजह से कंपनी को फ्यूचर में एक अमाउंट का लॉसेस होने वाला है, जो अमाउंट अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। थर्ड एग्जांपल है एक कार एक्सीडेंट। मान लीजिए कंपनी का कोई एक कार रास्ते से जा रहा था और उसकी टायर से स्लिप होके एक पत्थर का टुकड़ा किसी के घर के कांच पे लग गया और वो कांच टूट गया। तो उस हाउस के ओनर ने कंपनी के ऊपर क्लेम किया है कि कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रास्ते से जाने की वजह से रास्ते का कोई एक पत्थर का टुकड़ा किसी के घर पे लग गया है, तो कंपनी यहाँ पे लायबल नहीं है किसी को पे करने के लिए, तो ये अमाउंट कंटिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिमोट सिचुएशन है। यहाँ पे कंपनी लायबल ही नहीं है कि किसी को पे करे पत्थर लगने की वजह से। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हम लोग कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? जहां प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा हो कंपनी के लॉसेस का और वो अमाउंट डिफाइंडेबल हो, यानी उस अमाउंट को कंपनी एस्टिमेट कर सकता है, वहां पे कंटिंजेंट लायबिलिटीज को क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड है, अगर कंपनी को फ्यूचर में लॉसेस होने वाला है और कंपनी कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट को नहीं जानता है, तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्रिएट किया जा सकता है, मगर वो एक नोट्स में लिख के कंपनी रख सकता है और इन्वेस्टरों को बता सकता है। थर्ड सिचुएशन में अगर ऐसा कोई केस हो
हो जहां पे कंपनी लायबल नहीं है पे करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्रिएट नहीं कर सकता। या कोई भी केस जिसका प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है कि कंपनी जीत जाए, उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज को क्रिएट नहीं कर सकता। तो अब हम लोग जान लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज को कहां और कैसे क्रिएट किया जाता है। तो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट होता है, वहां से ये अमाउंट माइनस होके एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट में ऐड किया जाता है। और आप जानते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो पिछला एग्जांपल था ब्रांड लोगो पेटेंट लॉसूट, यानी ए कंपनी ने बी कंपनी के ऊपर एक लॉसूट किया था। तो अगर फ्यूचर में बी कंपनी वो लॉसूट हार जाता है तो बी कंपनी को 1 लाख रुपीस का एक क्लेम पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में वो इवेंट होने वाला है और बी कंपनी को अगर इस साल ही पता चल गया है कि फ्यूचर में बी कंपनी का वो स्पेसिफिक 1 लाख रुपीस का लॉस होने वाला है, तो बी कंपनी इस साल का जो इनकम स्टेटमेंट है कंपनी का, वहां से 1 लाख रुपीस लीगल एक्सपेंसेस करके माइनस कर देगा और एक्रूड एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर देगा। और फ्यूचर में जब कंपनी वो लॉसूट हार जाएगा, तब एक्रूड एक्सपेंसेस से वो अमाउंट माइनस होके उसे पे किया जाएगा, यानी ए कंपनी को पे किया जाएगा। और ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर हमने 1 लाख रुपीस लिखा है, ये बैलेंस शीट के एकदम नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटीज करके लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसका सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, मगर ये इवेंट अभी हुआ नहीं है और ये खर्चा अभी हुआ नहीं है। इसलिए कंपनी बैलेंस शीट के एकदम नीचे फुट नोट्स में लिख देगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। नंबर 4, कहां हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज को लिख सकते हैं। देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को किसी एक जगह पे लिखा नहीं जाता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो सिचुएशन कैसा है और वो इवेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहां पे लिखा हुआ होगा। मान लीजिए ब्रांड लोगो पेटेंट लॉसूट के केस में यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में लॉस होने वाला है और उस लॉस का अमाउंट है 1 लाख रुपीस। तो इसे हम लोग बैलेंस शीट के एकदम नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटीज फॉर 1 लाख रुपीस करके लिख सकते हैं। मगर सेकंड केस में मेंटल हैरासमेंट का जो केस है, तो इसके अगेंस्ट में कंपनी का फ्यूचर में लॉस होने वाला है, मगर कितने रुपए का लॉस होने वाला है कंपनी ये नहीं जानता है। तो इसे कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज करके लिख तो सकता है, मगर फुट नोट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट वो नहीं दे सकता है। और कंपनी ये भी कर सकता है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर कहीं एक नोट में लिख दे कि कंपनी के ऊपर मेंटली हैरेसमेंट का कोई एक केस चल रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी को लॉस होने वाला है, और कंपनी को कितना लॉस होगा कंपनी नहीं जानता है। इसलिए कंपनी इन्वेस्टरों को बता रहा है कि कंपनी फ्यूचर में एक स्पेसिफिक लॉसेस का शिकार होने वाला है। तो ये टोटली सिचुएशन के ऊपर और कंपनी का जो इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज किस वजह से लिखा हुआ होगा और कहां पे इसका जिक्र किया जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए, ये 3 सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का साइज, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने का जो एबिलिटी है, और टाइम, कौन से टाइम पे ये इवेंट आने वाला है। तो देखिए, एक कंपनी के कंटिंजेंट लायबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एक कंपनी के शेयर प्राइस का वॉलेटिलिटी, क्योंकि कंपनी का जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ये हमें बताता है कंपनी को फ्यूचर में कितना लॉसेस होने वाला है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते हैं तो जानते हैं, अगर कोई सर्टेनिटी है तो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत कम आता है, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है जो अचानक हुआ है, उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कंपनी का साइज। देखिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज कंपनी के साइज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए एक कंपनी के ऊपर क्लेम हुआ है 1 लाख रुपीस कंटिंजेंट लायबिलिटीज, और कंपनी का साइज है $1 बिलियन का, तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है $1 बिलियन का जो कंपनी है वो 1 लाख रुपीस पे करे, तो कंपनी के शेयर प्राइस में इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर एक कंपनी का वैल्यूएशन है ओनली 1 करोड़ रुपीस और उसे 1 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा क्लेम के दौरान, तो यहाँ पे उस कंपनी के शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल साइज है उसका 1% है कंपनी का क्लेम अमाउंट, जो बहुत बड़ा है। सेकेंड है कंपनी कितना प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग करने का एबिलिटी रखता है। मान लीजिए एक कंपनी के ऊपर केस किया गया है 1 लाख रुपीस का, और कंपनी ईयरली रेवेन्यू जनरेट करता है 100 करोड़ का, तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस कंपनी के लिए पे करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पे सोचिए, अगर कोई कंपनी 1 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट करता है और उसे पे करना पड़ेगा क्लेम के दौरान, यानी उसे लॉस होगा 1 लाख रुपीस का,
तो यहाँ पे कंपनी के 1 करोड़ रेवेन्यू का 1% होता है 1 लाख रुपीस। तो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आएगा और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। थर्ड है टाइम। अगर कोई लॉसेस कंपनी को नियर फ्यूचर में होने वाला है, यानी 1 साल या 2 साल में, तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोगों को ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, ना कि उसकी वजह से जो इवेंट कंपनी को 10 साल बाद आने वाला है। क्योंकि लॉन्ग टाइम में जो इवेंट आने वाला है उसका ज्यादा इफेक्ट हम लोगों को शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये क्लेम होगा 100%, ऐसा कोई सियोरिटी नहीं है। अगर ये फ्यूचर में क्लेम नहीं होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और अगर ये क्लेम होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और आने वाले टाइम पे आप कौन से फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर या स्टॉक मार्केट के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट में लिखना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।